नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे छले भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग यूपी बीएड 2026 प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में जो काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है, चरणबद्ध तरीके से सारी चीजों की बात करने वाले हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में 2026 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अब आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने की बारी है। काउंसलिंग की शुरू होने की प्रक्रिया होने वाली है। तो किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है, रिजल्ट आपके कब डिक्लेयर होने वाले हैं, काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, काउंसलिंग किस तरीके से शुरू होने वाली है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना है, किन चीजों के लिए तैयार रहना है, उन सब के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। तो यूपी बीएड 2026 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो आपका यूपी बीएड है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि जो यूपी बीएड है, यूपी बीएड का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कब तक आपका यूपी बीएड का रिजल्ट आ सकता है। तो 15 से 20 जून के बीच में, 15 से 20 जून के बीच में अगर हम लोग बात करें, 15 से 20 जून के बीच में जो है वो आपके यूपी बीएड के रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसीलिए मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं रखा है तो तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट जो जरूरी होगा वो हम तैयार करवा लेंगे। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा कि आप है ना डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा सके, अपडेट करवा सके। तो उन सारी चीजों को आपको पहले से करवा लेना है, क्योंकि चीजों को अपडेट करने में है ना, नए डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में, करेक्शन करवाने में समय लगता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 15 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मान के लिए 10 दिन, 5 से 10, 15 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। मतलब हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं कि 25 से 30 जून 2026, मतलब इस मंथ के लास्ट में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई, सब कुछ जैसे सामान्य तौर पर चल रहा है उसी तरीके से अगर प्रक्रियाएं चलती रही, तो इसी महीने के लास्ट में आपको काउंसलिंग प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। अब जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू होगी तो फिर क्या करना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया जब आपकी शुरू होगी तो आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते चलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में आपको मेरा नंबर, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, साथ ही साथ मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी। तो आप वहां पर जो भी आपको समस्या होगी, शंका होगा, संदेह होगा, वो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अधिकृत पोर्टल पर जाकर के आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग जब शुरू होगी तो काउंसलिंग लेटर जारी किया जाएगा और उसमें रैंक जारी की जाएगी कि इतने से इतने रैंक वालों की काउंसलिंग कब होगी, इस रैंक से इस रैंक वालों की काउंसलिंग कब होगी, इस रैंक से इस रैंक वालों की काउंसलिंग कब शुरू होगी। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो उसको मैं बता दूंगा कि कितने से कितने रैंक वालों की काउंसलिंग कब होगी। ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए। तो आपकी जो भी रैंक होगी, है ना, मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो पहली फर्स्ट काउंसलिंग में आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपका, है ना, आपकी रैंक नहीं आ रही है तो भी आप परेशान है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी बात हो रही है आपको जिनकी रैंक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आएगी, सिर्फ उनको ध्यान देना है। ठीक है। सेकेंड राउंड वाले तैयार रहेंगे, थर्ड राउंड वाले तैयार रहेंगे। तो 2-3 फेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया था। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को एक ही बार में काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत हुई, सबको एक साथ नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि संख्या ज्यादा है ना। तो कई राउंड में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कई फेज में, कई राउंड में काउंसलिंग होती है। तो जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो आपकी रैंक के अनुसार तिथि के साथ
काउंसलिंग शेड्यूल को जारी किया जाएगा, कितने से इतने रैंक वाले इस दिन काउंसलिंग कराएंगे। तो आपकी जिस भी दिन काउंसलिंग होगी, है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अधिकृत पोर्टल पर पहले आपको लॉग इन करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो आप किसी साइबर वाले के पास चले जाइएगा, आपके अगल बगल कोई साइबर कैफे वाला होगा तो वहां पर आप चले आएंगे, आप कह देंगे कि मुझे बीएड की, यूपी बीएड की काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अधिकृत पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो भी होगा उसको लेकर के लॉग इन कर देगा। इसके बाद एक छोटी सी सामान्य राशि आपको भुगतान करनी होगी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपको एक छोटी सी राशि देनी पड़ेगी, 750 रुपए पंजीकरण शुल्क के तौर पर देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पिछली बार की जो काउंसलिंग है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है इस बार फीस में कुछ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल जाए, तो एक मोटे तौर पर हम लोग मान करके चल रहे हैं, बाकी जो फीस होगी तो वो तो आपको पता ही चलेगी। तो 750 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा, साथ ही साथ 5000 रुपए, है ना, अग्रिम कॉलेज शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा। 5000 रुपए और आपको, मतलब कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के 5750 रुपए आपको भुगतान करना होगा। ठीक है, 750 रुपए आपको काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 5000 रुपए आपको एडवांस के तौर पर, है ना, आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको जमा करना होगा, आपको देना होगा 5750 रुपए जमा करना होगा। जब आप ये जमा कर देंगे तभी काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी आप भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अधिकृत पोर्टल पर जाकर के, उसके बाद ये फीस सबमिट करनी है, ये फीस सबमिट करेंगे तभी काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, और ये करना अनिवार्य है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप काउंसलिंग फीस जमा कर देंगे तो इसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होगी, और उसमें क्या करना हो, उसमें आपको अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां भरनी होंगी। मैंने आप लोगों को बताया था, यूपी बीएड का फॉर्म भरते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना, आपने बस ऐसे ही लिख दिया था, डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिल नहीं करोगे, तो फिर आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, काउंसलिंग आप नहीं कर पाएंगे, है ना, इस बात को समझिएगा। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन करके रखिए। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे, आगे आ जाएंगे भाई। अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है, आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जितने भी यूपी बीएड का फॉर्म भरते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और अपलोड कब करोगे, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, है ना, वेरिफिकेशन होगा कि जो आपके मार्कशीट है, जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब एक बार देख लो जल्दी से, एक बार जल्दी से देख लो कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, मैंने आप लोगों को कहा था, उनकी कम से कम दो दो, है ना, दो दो फोटोकॉपी जेरोक्स करा लीजिए, उनकी दो दो फोटोकॉपी का जेरोक्स का सेट बना करके तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहली चीज आपके पास यूपी बीएड का एडमिट कार्ड होना चाहिए, है ना, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, 2 फोटोकॉपी आपको रखना है। साथ ही साथ आपने रिजल्ट अपना देखा होगा, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा तो आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, रिजल्ट के आधार पर आपको पता चला होगा कि आपकी रैंक कितनी है, किस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली है, वो आपने डाउनलोड कर रखा होगा। तो डाउनलोड कर रखा होगा तो वो जो स्कोर कार्ड है, जो रैंक कार्ड है, जिसमें आपकी, है ना, जिसमें आपकी रैंक, जिसमें आपकी मेरिट है, तो वो आपको रखना है। साथ ही साथ आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है, ध्यान रखिएगा। पहले अगर हम लोग बात करें, जो है ना, पहले के जो लोग हैं तो उनके लिए क्या होता था, उनकी हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था। अभी वर्तमान में क्या होता है, एक ही में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में होता है। तो जिनका अलग अलग है, पहले के जो लोग होते थे उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होती थी। अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में कर दिया गया। तो जिनका अलग अलग है उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जिनका एक ही में है तो उनको क्या करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के 3 वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के 3 वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जिन्होंने अपियरिंग में फॉर्म डाला है, जिनका फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, जिनको डिग्री नहीं मिली है,
तो उनको क्या करना होगा, उनको एफिडेविट लगाना होगा, उनको क्या करना होगा, उनको शपथ पत्र देना होगा, है ना, क्या करना होगा, उनको एफिडेविट लगाना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा। लेकिन ऐसे लोग जो बीएड पास आउट कर चुके हैं, ऐसे लोग जो बीएड पास आउट कर चुके हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ माइग्रेशन होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, माइग्रेशन भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा क्या होगा, माइग्रेशन भी होना चाहिए, माइग्रेशन भी होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब जो लोग अपियरिंग में फॉर्म, जो लोग अपियरिंग में फॉर्म डाले हैं, जिनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, जिनका जो फाइनल ईयर में है तो उनको डिग्री भी नहीं मिली होगी, जो फाइनल ईयर के हैं तो उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी नहीं मिला होगा। तो इन सब के लिए उनको क्या करना होगा, एफिडेविट देना होगा, शपथ पत्र देना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की कम से कम 3 फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की कम से कम 3 फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जो भी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, तो उसका नवीनतम सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दिया, 5 साल पुराना एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगा दिया। नवीनतम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, अभी समय है, बनवा लीजिए, ठीक है। आगे आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आपका अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है। डोमिसाइल अगर है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म भरते समय डोमिसाइल शो किया था, अगर यूपी बीएड का फॉर्म भरते समय डोमिसाइल शो किया था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब उसके बाद आएगा कॉलेज चूज करने का, ठीक है, कॉलेज भरने का फॉर्म आएगा, समय आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है जो आप लोग नहीं करते हैं, जो आपको कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको अभी एक काम कर लेना है, और वो काम क्या करना है, अभी आपको एक काम ये करना है कि आपको एक कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है कि आपको, मान लीजिए आप काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं तो पहले नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज रखना, दूसरे पर कौन सा रखना, तीसरे पर, चौथे पर, इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिए। इस तरीके से अभी से ही कि आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आपके पास का है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, उस आधार पर आप एक लिस्ट बना लीजिए और ये लिस्ट बना करके काउंसलिंग में जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कॉलेज की लिस्ट नहीं बनाते हैं और यहाँ पर जब काउंसलिंग में जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अपने कॉलेजों की चॉइस भरिए, तो फिर क्या होता है, तब उस समय तो कोई लिस्ट बनाए नहीं रहते हैं, तो फिर इधर उधर का जो भी सही गलत समझ में आता है, या फिर जो साइबर वाला होता है वो अपने हिसाब से कॉलेज भर देता है और फिर कई बार आपको दूर का या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी समय है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा कॉलेज आपके लिए, आपके पास होगा, कौन सा कॉलेज आपके पास का बेहतर है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, कहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। उस आधार पर आप क्या करेंगे, तो आप कॉलेजों की एक लिस्ट बना लीजिएगा। ये लिस्ट आपके पास बनी रहेगी, तो फिर यहाँ पर जब कॉलेजों का चयन करना होगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, कॉलेजों को फिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास पहले से लिस्ट रहेगी तो आप देख करके फटाफट फर्स्ट रैंक पर, पहले स्थान पर कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पे कौन सा, इस तरीके से आप कॉलेजों का चुनाव करते चले जाएंगे। आपको अपनी पसंद के अनुसार, आपको जैसा आप कॉलेज चाहते हैं उसी रैंक के अनुसार आपको कॉलेजों को रखना है ना। ऐसा नहीं है कि सबसे पास वाले कॉलेज को सबसे बाद में रख दिया, सबसे दूर वाले कॉलेज को सबसे पहले रख दिया, है ना। जैसा आप प्रेफरेंस देंगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो आपको सबसे पास वाले, जो सबसे अच्छे वाले कॉलेज हैं उनको पहले रखना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको पहले रखना है। और ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर क्या करना है, और आपको क्या करना है, कॉलेज की लिस्ट बनाते समय जब आप यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट जो ये बनाएंगे, ये जो कॉलेजों की लिस्ट बनाएंगे, तो इस लिस्ट को बनाते समय आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, पहले आपको सरकारी कॉलेज रखने हैं, है ना। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो सरकारी कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, शादी वादी हो चुकी है ना, तो वो प्राइवेट कॉलेज ही जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजों की बात नहीं हो रही है ना, प्राइवेट कॉलेज चाहने वालों की बात नहीं हो रही, सरकारी कॉलेज चाहने वालों की बात हो रही है। तो जो लोग सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सरकारी कॉलेजों को रखना है ना। आपको कॉलेजों की एक सूची बनानी है, और जो सूची बनानी है उसमें कॉलेजों को कैसे रखना है, तो आपको पहले सरकारी कॉलेजों को रखना है,
फिर आपको सहायता प्राप्त जो एडेड कॉलेज होते हैं उनको रखना है, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज रखना है। ध्यान रखिएगा, यही क्रम रखिएगा, ऐसा ना करिएगा कि प्राइवेट कॉलेज सबसे पहले रख दिएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ही आपको दे देगा। पहले आपको सरकारी रखना है, फिर एडेड कॉलेज रखना है, और फिर प्राइवेट कॉलेज। इस तरीके से आपको एक लिस्ट तैयार करनी ली है, ठीक है। लिस्ट तैयार कर लेंगे, वहां पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपको चॉइस लॉक कर देना भैया, है ना, लॉक कर देना है। आप ये जब लिस्ट अपलोड कर देंगे, इसके बाद क्या होगा, लॉक करने का ऑप्शन आएगा, आप लॉक कर देंगे, लॉक कर देना है। और लॉक करने के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक चीजों को करिएगा, ध्यानपूर्वक चीजों को करिएगा, ध्यानपूर्वक सीट का चुनाव करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज, फिर जो अर्ध सरकारी है ना, उनको, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट को रखना है, फिर उन्हें लॉक कर देना है। ध्यान रखना है, लॉक करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। अब इससे आसान तरीके से और इससे आसान भाषा में आपको कोई समझा बता नहीं सकता है, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, है ना। कोई भ्रम और अफवाह नहीं फैलाना है, जैसा कि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, ये होगा वो होगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो अफवाहों के चक्कर में मत रहिए, एकदम सीधी बात बताऊंगा, साफ बात बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। ठीक, लॉक करने के बाद क्या होगा, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जब आप लॉक कर देंगे, जब आप लॉक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी रैंक के अनुसार क्या किया जाएगा, आपको सीट अलॉट की जाएगी, आपको कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जैसी आपकी रैंक होगी, आपके रैंक के अनुसार क्या होगा, आपको क्या किया जाएगा, आपको आपके रैंक के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो रैंक होगी, कैटेगरी होगी, रिजर्वेशन होगा, चॉइस होगा, आदि चीजों को प्रेफरेंस होगा, उसको सम्स को देखते हुए क्या हो जाएगा, आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, आपको कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कोई सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब मान लो जैसे आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको कैंपस अलॉट कर दिया गया, आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस अलॉट कर दिया गया। अब क्या करना भैया, अब जब कैंपस आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है जो जारी कर दिया जाएगा, आप अपना रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, कौन आपको मिला है। इसके लिए आपको अपने पोर्टल को चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने पोर्टल को बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद आपको जब यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट आप जो है आप चूज कर लोगे, तो उसके बाद आपको बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहना होगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो जो भी कॉलेज या फिर, है ना, जो भी आपको मिला होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद, है ना, आपको क्या करना होगा, वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, है ना। क्या करना होगा, आपको वो लेटर डाउनलोड करना होगा जो आपको कॉलेज मिला। जैसे आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मिल गई, है ना, जहां पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको दिखा रहा है कि आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपके रैंक के अनुसार आपको दिया जा रहा है, तो वो पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। और उस पेज को लेकर के फिर क्या करना भैया, उस पेज को लेकर के और अपने जो मूल दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको कहां पर, वहां पर जाना है। जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी आपको क्या की गई है, जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी आपको दी गई है, वहां पर अपने मूल दस्तावेज के साथ ही साथ जो अलॉटमेंट जो पेपर है उसके साथ आपको उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। वहां पर संपर्क करना, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, यूनिवर्सिटी मिलेगी, वहां पर आपको जाना है। वहां पर अपने क्या करने हैं, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, कॉलेज की फीस जमा करेंगे, काम हो गया, ठीक है। बस इतनी सी काम बात करनी है। अब कुछ और जरूरी बात, तो ये तो बात हो गई, है ना, कि आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल गया, आपने वहां पर गए, आपने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, आपने दिखाया कि हमको ये कॉलेज मिला है। फिर वहां पर आपको बाकी फीस जमा करनी होगी, बाकी फीस जमा करेंगे, आपका एडमिशन हो गया। फिर 15-20 दिन बाद से आपकी क्लास शुरू होगी, आप जाकर के अपना क्लास लेना शुरू करिए, ठीक। अब दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा लिया। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको आपके मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तब क्या करें भाई। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तब क्या करें, तब क्या करेंगे, तो फिर वहां पर एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। क्या होगा, एक अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, और इस अपग्रेड का ऑप्शन को आपको चूज करना है।
इस अपग्रेड के ऑप्शन को चूज करने पर अब क्या होगा, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अच्छा हिस्सा नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, है ना, कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में, जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है नहीं पसंद है तो आप उसका चुनाव ही करिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग का भी वेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग का ही वेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हालांकि इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सब अच्छे कॉलेज का ही चुनाव करते हैं, है ना। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सब अच्छे कॉलेजों को ही चूज करते हैं, चुनाव करते हैं। तो जैसे जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, अच्छे कॉलेजों की संख्या कम होती जाएगी। तो इसलिए आपसे, है ना, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक मत जाइए। आप सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक मत जाइए। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप उसका चुनाव कर ले, क्योंकि जितनी भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब होगी तो जितने बच्चे हैं वो अच्छा कॉलेज ही चूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर अच्छा कॉलेज भर गया तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा, अच्छे कॉलेजों से थोड़ा सा कम जो अच्छे कॉलेज होंगे उनका चुनाव होगा। उसके बाद उससे भी जो कम अच्छे कॉलेज होंगे उनका चुनाव होगा। तो जितना आप पीछे जाएंगे आपके अच्छे कॉलेजों की संख्या उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए आपसे मेरी ये सलाह है कि आप सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक मत जाइए। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो चुनाव कर लीजिए, नहीं तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग को आप देख सकते हैं। ये एक बात हो गई। अच्छा, अब एक और बात, एक और बात जो है कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग, है ना, आप किसी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, है ना, थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो गई, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग हो गई, और आपका नंबर किसी काउंसलिंग में नहीं आता है, तब फिर क्या करेंगे। तो उसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग का, पूल काउंसलिंग आपने नाम सुना होगा, पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट एडमिशन। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आपको आपके नजदीकी जो कॉलेज होंगे वहां पर आपको संपर्क करना होगा। वहां पर आपको जाकर के पता करना होगा कि सीट खाली है या नहीं है। अगर कॉलेजों की सीट खाली है तो वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करके, और फीस सबमिट कर सकते हैं। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेजों में ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट जो है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक भर जाती है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेजों में होगा। प्राइवेट कॉलेजों में आपकी रैंक बहुत कम है, आपकी रैंक नहीं अच्छी है, बहुत कम है, आपका नंबर किसी काउंसलिंग में नहीं आया, तो फिर आपके लिए क्या होगा, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन लेने का आपके पास मौका होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने नजदीकी क्षेत्र में, नजदीकी जिले में, आसपास के जिले में जो कॉलेज हैं वहां पर जाकर के संपर्क करना होगा, पता करना होगा कि सीट खाली है या नहीं है। और अगर सीट खाली है तो वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करके, फीस जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बिहार से बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, है ना, बिहार से बहुत सारे मेरे भाई बहन है, या यूपी से ही बहुत सारे मेरे भाई बहन है ना। अब वो कैसे पता करेंगे कि हमारे अगल बगल के जिले में जो कॉलेज है वहां पर सीट खाली है कि नहीं है। अब इसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कॉलेज की, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उस कॉलेज का एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आपको संपर्क करना है, वहां पर पता करना है कि सर हमको एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके यहाँ सीट खाली है या नहीं खाली है ना। तो वो बताएंगे सीट खाली है, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, इतनी तारीख तक आकर के आप डॉक्यूमेंट जमा करके, फीस जमा करके एडमिशन ले लें। ये बात हो गई। तो ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया है। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया है, चरणबद्ध तरीके से मैंने आपको बताने का काम किया है, कब क्या कैसे क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब होगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे स्कूलरिंग टेस्ट पर मेरा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, मेरी इंस्टा आईडी देखने को मिल जाएगी। अन्यथा यहाँ पर भी आप मेरा नंबर देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, परेशानी है, वो आप यहाँ पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं।
ठीक भाई बात, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे छले भाई बहनों को मेरे साथ। थैंक यू सो मच।